नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मिस्टिकल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी। ये साइंस है या फिर आपसे पैसे ऐंठने वाला एक स्कैम? आज हम इसी बात की जड़ तक जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। न्यूमरोलॉजी आजकल कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से न्यूमरोलॉजी वाली रील्स और यूट्यूब वीडियोस काफ़ी दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बना लिया जाए। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि न्यूमरोलॉजी की कोर बिलीफ को समझें और ये जानें कि ये काम कैसे करती है, ताकि हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि ये एक्चुअल साइंस है या फिर एक स्कैम। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस नहीं करें। न्यूमरोलॉजी इस बिलीफ पर बेस्ड है कि नंबर्स में मिस्टिकल, मैजिकल और डिवाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसमें आपके नाम और आपके बर्थ डेट को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है और उनके हिसाब से आपके बारे में और आपके भविष्य को सुधारने के बारे में बताया जाता है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी के यूनिवर्स के अवेंजर्स हैं नंबर्स, और ये सुपर हीरोज आपकी हर समस्या का हल कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी की शुरुआत की थी। हाँ, वही पाइथागोरस जिसने हमें स्कूल में बहुत परेशान किया था। मिस्टर ट्रायंगल के बनाए गए रूल्स आज तक न्यूमरोलॉजी में यूज हो रहे हैं। लेकिन इस बात के भी प्रूफ हैं कि पाइथागोरस के पहले हर सिविलाइजेशन ने नंबर्स और मिस्टिसिज्म को जोड़ने की कोशिश की थी। इंडिया में न्यूमरोलॉजी आजकल काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। तब सिर्फ सेलिब्रिटीज़ में इसका क्रेज़ था और इसके लिए वो मोटा पैसा खर्च रहे थे। बेचारे सेलिब्रिटीज़ को अपना करियर जो बचाना था। शायद आपको याद हो, 2009 में अजय देवगन ने भी अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली थी, अपने सरनेम से ए को हटा के। नाम बदलने वालों की लिस्ट में देवगन साहब अकेले नहीं हैं। इन सेलेब्स ने भी अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की थी। लिस्ट देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि सक्सेस के लिए नाम की स्पेलिंग बदलना जरूरी है या फिर टैलेंट और मेहनत। स्पेलिंग तो तुषार कपूर और विवेक ओबेरॉय ने भी बदली थी। आप कमेंट करके बताना कि आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हो, और लगे हाथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है और क्या हम इसे एक साइंस की तरह मान सकते हैं, या फिर यह बस आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला एक स्कैम है? ये समझने के लिए हमें पहले इसके बेसिक अजम्पशन को जांचना पड़ेगा। किसी भी थ्योरी में एक बेसिक अजम्पशन या हाइपोथेसिस होती है। एग्जाम्पल के लिए जर्म थ्योरी और डिजीजेस को लेते हैं। इस थ्योरी की हाइपोथेसिस है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हाइपोथेसिस सही है या नहीं, टेस्ट करने के लिए एक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम अमीबा और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बेसिक हाइपोथेसिस पे जाएं, तो वो ये है कि हर नंबर में अपना अलग सिग्निफिकेंस है, उसकी एक मिस्टिकल प्रॉपर्टी है, उसमें एक ऐसी पावर है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफ डिसीजंस और ना जाने क्या क्या को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक स्टडी डिजाइन की गई। 2017 में 806 नोबेल प्राइज विनर्स के बर्थ नंबर्स को एनालाइज किया गया। अब यह तो हम सब मानेंगे कि नोबेल प्राइज विनर्स जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर में जनरल पॉपुलेशन यानी आम लोगों से अधिक इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटीज होती हैं, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बर्थ नंबर एबिलिटीज, टैलेंट और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए 806 नोबेल प्राइज विनर्स के बर्थ नंबर्स को स्टडी करने पर 1, 2 या 3 ऐसे बर्थ नंबर्स निकल के आने चाहिए जो उनकी स्पेशल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करें। इस स्टडी का ऐसा रिजल्ट आया कि यह प्रूव हो गया कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। मस्त जोक मारा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 806 नोबेल प्राइज विनर्स और जनरल पॉपुलेशन के बर्थ नंबर्स के बीच इस स्टडी में कोई फर्क नहीं पाया गया। मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 806 नोबेल प्राइज विनर्स और आम लोगों में कोई फर्क नहीं था।
इस स्टडी से साबित हो गया कि न्यूमरोलॉजी की बेसिक हाइपोथेसिस गलत है। न्यूमरोलॉजी एक मैन मेड काउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। जो काउंटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उसका बेस है 10 और इसे डेसिमल कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी भी इसी सिस्टम का यूज करती है। लेकिन दुनिया में डेसिमल सिस्टम के अलावा भी काउंटिंग सिस्टम्स हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यू गिनी की ऑक्सामिन कम्युनिटी के लोग 27 के बेस में काउंट करते हैं और मेक्सिको में बोली जाने वाली एक ट्रेडिशनल भाषा जोस्टिल में 20 के बेस में काउंटिंग होती है। इनफैक्ट 3000 बीसी में सुमेरियन सिविलाइजेशन 60 के बेस में काउंट करती थी। तो इसका मतलब ये कि न्यूमरोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स इन काउंटिंग सिस्टम पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को देखें तो वो यूनिवर्सली किसी भी बेस के काउंटिंग सिस्टम पे काम करेगा। अगर सिंपल सा एग्जांपल लें तो वो होगा पाई। किसी सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायामीटर का रेशियो किसी भी काउंटिंग सिस्टम में पाई ही होगा। न्यूमरोलॉजी के नॉन यूनिवर्सल होने का एक और कारण है, न्यूमरोलॉजी को ना सिर्फ इंग्लिश स्क्रिप्ट पसंद है। इसमें हिंदी वाला अजय देवगन नहीं चलेगा, सिर्फ अंग्रेजी वाला अजय देवगन चलेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी में अगर ये सारी लॉजिकल कमियां हैं तो फिर न्यूमरोलॉजी इतनी पॉपुलर क्यों है? क्यों इतने सारे लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्यों न्यूमरोलॉजिस्ट पर हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी की पॉपुलैरिटी के पीछे लॉजिकल नहीं बल्कि 2 साइकोलॉजिकल कारण हैं। पहला बार्नम इफेक्ट और दूसरा कंफर्मेशन बायस। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्रीन के थ्रू मैं आपके ऑरा को देखकर आपके बारे में सब कुछ सही सही बता सकता हूं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर तैयार हो जाइए अपने ऑरा रीडिंग के लिए। अगर आप हेडफोन्स लगाना चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज कर लें और हेडफोन्स लगा लें। अब अगले 37 सेकेंड्स तक स्क्रीन को ध्यान से देखते रहें। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी की तरह। आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको जानें और आपको पसंद करें। आप खुद के प्रति क्रिटिकल हैं और अक्सर अपने डिसीजंस पर डाउट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अब तक अपने पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत सोशल और एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। हालांकि आप में कुछ कमियां हैं, फिर भी आप लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको चेंज और वैरायटी पसंद है और आप सीमित रहकर जीना पसंद नहीं करते। आप खुद को एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में देखते हैं और बिना सैटिस्फैक्ट्री एविडेंस के दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। अब इतनी एक्यूरेट रीडिंग के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, कैसे आपको बिना देखे आपके बारे में इतनी एक्यूरेट बातें बता दी। जिस तरह की बातें मैंने कही उन्हें बार्नम स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये जनरली एप्लीकेबल लेकिन बहुत वेग स्टेटमेंट्स होती हैं और इन्हें सुनकर आपने जो महसूस किया उसे कहते हैं बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट के कारण लोग उनकी पर्सनैलिटी या उनके बारे में कही गई बहुत जनरल और बहुत वेग बातों को एक्यूरेट मान लेते हैं। वैसे वो 37 सेकेंड्स तक स्क्रीन को देखते रहने वाली बात सिर्फ इफेक्ट के लिए थी। न्यूमरोलॉजिस्ट आपको इसी तरह की वेग स्टेटमेंट्स बताते हैं और उन स्टेटमेंट्स पर आपका रिएक्शन देखकर अपनी अगली स्टेटमेंट बोलते हैं। यही उनकी असली स्किल है। अनफॉर्चुनेटली आपका दिमाग बार्नम इफेक्ट के कारण उनकी बातों को सच और एक्यूरेट मान लेता है। लोग न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स के उन पॉइंट्स के लिए बहुत रिसेप्टिव होते हैं जिन्हें वे खुद के लिए सच होता देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बता दे कि भाई 7 नंबर तेरे लिए बहुत लकी है और तुझे इससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उस बंदे को 7 नंबर के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। हो सकता है वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाए जिसके घर का नंबर 7 हो या सारे अंकों को जोड़ करके 7 टोटल आता हो। मान लेते हैं कि वो उस घर में शिफ्ट हो गया और ऐसा करने के 2 साल बाद उसको स्टॉक मार्केट में ना बहुत बड़ा फायदा हुआ। वो बंदा तो यही मानेगा कि इस घर में शिफ्ट होने के कारण ही उसको इतना बड़ा फायदा हुआ और कितना बढ़िया डिसीजन लिया उसने कि वो इस घर में आ गया। लेकिन अगर इसके अगले साल ही स्टॉक मार्केट में उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो वो ये नहीं सोचेगा
कि भाई 7 नंबर के घर में रहते हुए इतना बड़ा लॉस हुआ कैसे। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, यानी इंफॉर्मेशन को वो इस तरह से प्रोसेस करता है जिससे उसकी बिलीफ पर कोई असर ना पड़े। यानी नए एविडेंस को पुरानी बिलीफ के अनुसार ढाल दिया जाता है। लोगों का डर और उनकी एंजाइटी बार्नम इफेक्ट और कन्फर्मेशन बायस को बढ़ा देते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट इसी बात का फायदा उठाते हैं। कोई सिक्योर और कॉन्फिडेंट बंदा तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने से रहा। न्यूमरोलॉजिस्ट जानते हैं कि जो बेचारा उनके पास आया है उसके मन में कोई ना कोई डर या एंजाइटी तो है ही, और इसी बात को वो अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। कोरोना पैंडेमिक के दौरान न्यूमरोलॉजिस्ट की दुकान खूब चली क्योंकि लोग डरे हुए थे और फ्यूचर को लेकर एंग्शियस थे। आज न्यूमरोलॉजी एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग्स, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, सेमिनार्स सब कुछ धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। लोगों को एक रीडिंग के लिए 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। इस पर बेस मोबाइल ऐप्स तक आ चुके हैं जो रीडिंग्स और सॉल्यूशंस देने के नाम पर अच्छी खासी फीस चार्ज कर रहे हैं। लोगों को लगता है न्यूमरोलॉजी आसानी से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी या उनके बिजनेस को बढ़ा देगी या घर में सुख शांति ले आएगी। होता ऐसा ही है, लेकिन लोगों के लिए नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए। बिजनेस उनका बढ़ता है, पैसे उनके बनते हैं, लोगों के सिर्फ बैंक बैलेंस कम होते हैं। न्यूमरोलॉजी की फाउंडेशनल बिलीफ कि नंबर्स में पावर होती है बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। और न्यूमरोलॉजिस्ट बार्नम इफेक्ट और कन्फर्मेशन बायस जैसी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स का फायदा उठाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़ी आसानी से अपनी जेबें भरते हैं। सारे तथ्यों को देखते हुए हमारा वर्डिक्ट ये है कि न्यूमरोलॉजी एक स्कैम है और आपको इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही मिथ बस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।